हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके एडिटोरियल एंड ओपिनियन के सेशन में। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल माय डियर एस्पिरेंट्स के इस क्लास में हम डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान फेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे उनमें ओपिनियंस हैं, एडिटोरियल्स हैं या हमारे आर्टिकल्स हैं, इनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन तो करते ही हैं, लेकिन इनका बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा माय डियर एस्पिरेंट्स, सीएसएस और पीएमएस के लिए हमारे ऐसे का एवेल्युएशन सेशन चल रहा है। आप इसकी डिटेल्स जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, वो ये है कि अगर आपको डेली बेसिस के ऊपर मिस्टेक्स के बारे में बताया जाए, आपको कहाँ कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं, कौन कौन से आपके वीक एरियाज हैं, अगर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर की जाएं तो आप इजीली जो है अपनी मिस्टेक्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं और अपने एरियाज को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये तब ही पॉसिबल है जब आपको डेली बेसिस के ऊपर एवेल्युएशन मिलेगी। तो ये आप एवेल्युएशन सेशन ज्वाइन करें। इसके अंदर आपको डेली बेसिस के ऊपर जो बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर काम करना चाहते हैं उनके लिए अलग से स्ट्रैटेजीज हैं, जो इंग्लिश ऐसे के ऊपर ग्रिप हासिल करना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास अलग से स्ट्रैटेजीज हैं। लेकिन इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है और वो है आपकी एवेल्युएशन, और वो भी डेली बेसिस के ऊपर। 1-on-1 ऑनलाइन मीटिंग भी होगी, ठीक है। सारी चीज़ें आपको लाइव क्लियर की जाएंगी। तो आई होप आपने इस चीज़ को यहाँ पर अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम अपने चलते हैं टॉपिक्स की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है एस्पिरेंट्स को, वो आ रहा है नोट्स मेकिंग का। देखिए सर, हम आपका लेक्चर ले रहे हैं, नोट्स मेकिंग कर रहे हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर आंसर लिखना बैठते हैं तो यहाँ पर हमें समझ नहीं आती कि आंसर के अंदर वो चीज़ें किस तरह पुट करें। तो सबसे बड़ा ब्लंडर जो आप मार रहे होंगे वो ये है कि आप चीज़ों को मिक्स करके लिख रहे होंगे, जबकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि नोट्स मेकिंग की जो बेस्ट स्ट्रैटेजीज है कि आपने टॉपिक वाइज जो है यहां पर प्रिपेयर करनी है चीजें। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर टॉपिक है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड, तो ऊपर आप यहां पर फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान हेडिंग दे और नीचे यहां पर मटेरियल ऐड करना शुरू करें। मटेरियल क्या हो सकता है? आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं, इश्यूज हो सकते हैं यहां पर, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर पॉलिसी मेजर्स क्या है, रिकमेंडेशंस क्या है, सजेशंस क्या है, कुछ स्टैट्स हो सकते हैं, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। और साथ साथ आपने डेट्स लाजमी डालनी है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि ये डेवलपमेंट इस डेट को हुई थी। और देखें, अब वो अगर एक फॉरेन पॉलिसी का टॉपिक है तो वो डेली बेसिस के ऊपर तो हम डिस्कशन उसकी करते नहीं है। तो अगर कह लें कि 1 वीक है या 2 वीक के अंदर 1 या 2 टॉपिक आ जाते हैं, तो आप जो 1 या 2 टॉपिक हम इधर कह लें कि एनालिसिस करते हैं उनका, तो वो आप मटेरियल जो है आप ऐड कर सकते हैं पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो आपने टॉपिक वाइज एक पूरी जो है अपने कह लें कि एक नोट्स मेकिंग करनी है, पूरे नोट्स बनाने हैं, ताकि एंड ऑफ ईयर आपका पूरा टॉपिक विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, इश्यूज, चैलेंजेस, पॉजिटिव इंपैक्ट्स, नेगेटिव इंपैक्ट्स, कपल्ड विद पॉलिसी मेजर्स, सजेशंस, रेमेडीज, इसके साथ आपका पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। और वो टॉपिक चाहे आपका करंट अफेयर में आ जाए, चाहे पाकिस्तान अफेयर में आ जाए, चाहे आपका ऐसे के पेपर में ही क्यों ना आ जाए, आप इजीली टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने इस चीज को भी यहां पर अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम बात करते हैं, देखिए हमारे एग्जाम का जो है टाइम बहुत कम रह चुका है। देखिए 6 मंथ रह चुके हैं। 6 मंथ है, जो ऊपर वाले दिन आप समझ रहे कि ग्रेवी समझ ले, ठीक है। लेकिन आपने 6 मंथ के अंदर स्ट्रैटेजीज, टारगेट्स अपने सेट करने हैं, ठीक है। अगर आप बिगिनर्स हैं, चीजों को लेकर चलना चाहते हैं, तो सिर्फ आपने एक चेंज करना, यहां पर एक चेंज वो ये है कि आपने अपने स्टडी आवर्स को बढ़ा देना है। जहां पर 1 ईयर्स के अंदर आप 8 आवर्स अगर स्टडी करें, तो अब आपको जहां पर 10 to 14 आवर्स आपको स्टडी करनी पड़ेगी, ताकि आपको चीजें यहां पर क्लियर हो जाएं, चीजों के ऊपर आपको जो है वो कह के ग्रिप हासिल हो जाए। और लास्ट वाला मंथ आपका रिवीजन कराएगा, नॉलेज को पॉलिश करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है, राइटिंग स्किल के ऊपर काम करना है। तो 6 मंथ की आपने स्ट्रैटेजीज यहां पर बनानी है, टारगेट सेट करने, और टारगेट्स को डेली बेसिस के ऊपर अचीव करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपने इस चीज को भी यहां पर अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम अपने चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ, लेकिन टॉपिक से पहले आपको पता है कि हमारे पास एक डेली बेसिस के ऊपर लिटरेरी और फिलोसफिकल स्टेटमेंट होती है, जिसको हम लाजमी डिकोड करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस के ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती है।
देखिए आज जो हमारे पास यहां पर स्टेटमेंट रहने वाली है बेसिकली जूलियस सीजर की है, इसको यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं। वो कहता है कि कवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर एक्चुअल डेथ्स। बात की जा रही है कि यहां पर जो डरपोक लोग होते हैं ना, वो बार बार मरते हैं असल उनकी मौत आने से पहले। वजह क्या है, यहां पर बात की जा रही है रिस्क टेकिंग की। बहुत से लोग ना रिस्क नहीं लेना चाहते लाइफ के अंदर, डरते हैं कि अगर मैं ये ना कर पाया तो फिर क्या बनेगा। उनके अंदर एक फियर रहता है। ठीक है, अब देखें आप सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रेपरेशन आप कर रहे हैं, लेकिन सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रेपरेशन करने से पहले आपको यहां पर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देखने को मिलेंगी। कोई बोलता होगा आपको ना करें, ये टाइम टेकिंग चीज़ है, ये आप नहीं कर सकते, आपकी एजुकेशन मैच नहीं कर रही, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो आप समझ लें कि आपको डीमोटिवेट किया जाता है या डिस्करेज किया जाता है, ऐसे ही है। तो आप यहाँ पर आपके अंदर एक फियर आ जाता है कि नहीं, अगर मैं यहाँ पर टाइम देता हूँ या देती हूँ तो अगर मैं क्लियर ना कर पाया या अगर मेरी एलोकेशन नहीं होती तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरा तो पूरा कैरियर यहाँ पर दांव पर लग जाएगा, है ना। तो बेसिकली यहां पर यह बात की जा रही है, देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर लाइफ के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं ना, रिस्क टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी देर तक आप रिस्क नहीं लेंगे उतनी देर तक बात नहीं बनने वाली। मैं यहां पर एक स्टेटमेंट कहता हूं, देखें सोचना हमारे इख्तियार के अंदर नहीं है। हम सोच सकते हैं, प्रोफाउंड वे से सोच सकते हैं कि सोचना हमेशा अपनी औकात से बाहर चाहिए, लेकिन रहना अपनी औकात के अंदर चाहिए। ठीक है, सोचना, देखो सोचने में क्या जाता है ना, सोचने में क्या जाता है। आप क्यों अपने ब्रेन के ऊपर लिमिटेशंस लगा रही हैं या लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर एक चीज याद रखनी है कि आपने सोचना अपनी औकात से बाहर जाकर है, लेकिन रहना अपनी औकात के अंदर है। बस इस चीज को आपने नहीं यहां पर भूलना। ठीक है, तो यहां पर रिस्क टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिंदगी के अंदर रिस्क लें, अगर आगे निकलना चाहते हैं तो रिस्क लेना पड़ेंगे, लेकिन रिस्क लें तो उसके लिए आपके पास स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। ठीक है, आपके अंदर एक मोटिवेशन होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, कि मैं ये काम कर सकता हूं। आपके अंदर कह लें कि मेहनत करने की जो है ना, वो कह लें कि एक अंदर जो है ना एक स्पिरिट होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, पैशन होना चाहिए कि नहीं मैं ये कर सकता हूं। अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, अगर आप डिमोटिवेट भी हो रहे हैं, कहीं पर डिस्करेज भी हो रहे हैं, देखें सिविल सर्विस के एग्जाम्स की प्रेपरेशन करते वक्त आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। वो सिर्फ आपको ही नहीं करना पड़ता, हर वो बिगिनर, हर वो फ्रेश स्टूडेंट जो यहाँ पर सीएस सर्विस एग्जाम्स की प्रेपरेशन करता है, सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स की, उसको यहाँ पर डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसको डरना नहीं चाहिए, अपने अंदर फियर को मत लेकर आए, हिम्मत से काम लेना है, आपने डेडिकेशन के साथ काम लेना है। ठीक है, डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए, प्रिजर्वेंस होनी चाहिए। ठीक है, देन ही जो है आप सिविल सर्विस एग्जाम्स को यहां पर क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है यहां पर आपको अपने अंदर से फियर जो है उसको निकालना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा और हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपने इसको भी यहां पर अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम बात करते हैं, हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो करंट अफेयर, पाकिस्तान फेयर और यहां पर कह लें कि ऐसे के पेपर के पॉइंट से भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए टॉपिक हमारे पास दो हैं। अब किस तरह है कि सर आपने करंट अफेयर का भी नाम ले लिया, पाकिस्तान फेयर का भी नाम ले लिया और यहां पर जो है वो कह लें कि आपने ऐसे का भी नाम ले लिया है, तो इसको भी यहां पर डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए जो हमारे पास फर्स्ट हमारे पास टॉपिक रहेगा वो है इशरत हुसैन साहब का। और आपको पता है कि इशरत हुसैन साहब जो हमारे फॉर्मर गवर्नर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, ठीक है, वो यहाँ पर अपने जो है वो कह लें कि ओपिनियन देते रहते हैं। तो वो बहुत है हमारे एग्जाम ओरिएंटेड अगर देखा जाए तो इनकी जो डिस्कशन है, ये जो इनका एनालिसिस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, इनके कह लें कि यहाँ पर टॉपिक जो है वो पहले भी डिस्कस करते रहते हैं, जो भी इनका टॉपिक आता है, ओपिनियन आती है, उसके ऊपर हमारा एनालिसिस रहता है, हमारी डिबेट रहती है। लेकिन जो आज इनका टॉपिक है रेगुलेशन एंड डी रेगुलेशन, इसके ऊपर बात की जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने स्किप नहीं करना। देखें अगर देखा जाए ना रेगुलेशन या डी रेगुलेशन, तो इनका पर्पस क्या है बेसिकली बनाने का। डी रेगुलेशन से क्या हो सकता है और रेगुलेशन से क्या हो सकता है, रेगुलेशन ज्यादा रेगुलेशन से जो है वो क्या हो सकता है, इसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है पाकिस्तान के अंदर बढ़ती जा रही, तो कहीं ना कहीं पर सबसे बड़ी जो रीजन है वो रेगुलेशंस की भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए जिस तरह एनर्जी की प्राइसेस बढ़ रही हैं, आपके सामने ही है
पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही है, यहां पर उसके दाम यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है यहां पर डीरेगुलेशन के भी असरात। तो दोनों को यहां पर डिस्कस करेंगे। बेसिकली रीस्ट्रक्चरिंग द वॉच डॉग्स, द ओवरऑल ऑफ नेप्रा एंड ओगरा इन पाकिस्तान। अब दो चीज है यहां पर, नेप्रा क्या कर रहा है अपनी मर्जी से यहां पर जो है वो कह लेके इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो प्राइसेस बढ़ा रहा होता है, और उसके अलावा अगर यहां पर बात की जाए जो ओगरा है वो यहां पर क्या कर रहा था, पेट्रोल की जो है कीमतें फिक्स कर रहा होता है। ठीक है, अब यहां पर इसको किसके साथ रिलेट करने वाला है, रेगुलेशन और डी रेगुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने लाजमी जो है वो यहां पर ऐड करना। इकोनॉमी वाले में भी कर सकते हैं, इनफॉर्मल इकोनॉमी के अंदर भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। जहां पर एनर्जी क्राइसिस है वहां पर भी इस पॉइंट को आप ऐड कर सकते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप एक टॉपिक फॉर एग्जाम्पल ये इकोनॉमी के अंदर जो है यहां पर ये ऐड करते हैं, तो इकोनॉमी के ऊपर अगर आपका पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो जाता है तो इकोनॉमी का टॉपिक आपका करंट अफेयर के अंदर भी आ सकता है, पाकिस्तान अफेयर के अंदर भी आ सकता है, और ऐसे के पेपर के अंदर भी आ सकता है। ठीक है, ये चीज यहां पर क्लियर होगी। अब बात करते हैं हमारे पास है सेकंड टॉपिक। देखिए सेकंड टॉपिक के अंदर क्या है हमारे पास, बेसिकली बात की जा रही है यहां पर अ फ्यू गुड मैन। बात की जा रही है कि अफगानिस्तान के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मेल की तरफ से जो है यहां पर वुमेन राइट्स को यहां पर डिफेंड किया जा रहा है, प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। और यह स्पेशली बात की जा रही है जो वेस्टर्न सिटी है यहां पर हेरत अफगानिस्तान के अंदर, वहां पर प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो द क्रैकडाउन ऑन द हिजाब एंड मेल लीड सॉलिडेरिटीज एंड वुमेन्स राइट्स इन अफगानिस्तान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास टॉपिक, तो इसको भी जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले, इसके ऊपर भी हमारी डिबेट रहेगी। क्योंकि जिस तरह यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर एजुकेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं गर्ल्स के ऊपर, तो ये एक काफ़ी कह लेके एक हाईलाइटेड इशू बन चुका है। यूएनओ के अंदर भी बार बार इसके बारे में बात होती है। इसी तरह हमारे यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जो एम्बेसडर है यहाँ पर हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव आसम इफ्तिखार अहमद साहब, उन्होंने भी इस चीज़ को यहाँ पर कह लेके UNSC के अंदर जो है इसको यहाँ पर बताया है, क्लियर भी किया कि अफगानिस्तान के अंदर बेसिकली यहाँ पर विमेन एजुकेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल रही है। एक चीज़ तो ये, लेकिन ऐसा फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर जो है वो कह लेके मेल लीड सॉलिडेरिटी हमें देखने को मिल रही है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ऐड करेंगे। लास्ट में हमारे पास रहेगी वोकैब, और वोकैब आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर डॉन न्यूज़पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको ऐड करते हैं और उनको यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं विद 2 सिनोनिम्स एंड 2 एंटोनिम्स। तो यहाँ पर अपनी एक पूरी नोटबुक प्रिपेयर कर सकते हैं वोकैब की। ठीक है, इसके अलावा बाकी चीजें जो मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर क्लियर कर चुका हूं। अब बात करते हैं सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहेगा रीस्ट्रक्चरिंग वॉच डॉग। ठीक है, ओवरऑल ऑफ नेप्रा एंड ओगरा इन पाकिस्तान। सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करें कि ये रेगुलेशंस क्या है। देखिए रेगुलेशन बेसिकली आपके कवानीन है, वो ज़ाब्ते हैं जो बेसिकली गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट क्यों बनाती है? ताकि मुआशरे को चलाया जा सके, बिजनेसेस को चलाया जा सके, कंपनीज को यहां पर रन किया जा सके। तो ये समझ लें कि आपके रूल्स एंड रेगुलेशन वाली बात की जा रही है। ठीक है, दूसरा अगर डी रेगुलेशन की बात की जाए तो यहां पर डी रेगुलेशन मीन कवानीन में थोड़ा हमें कमी देखने को मिलती है। ठीक है, इस चीज के बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए हमारे पास पॉइंट रहेगा पैराडॉक्स ऑफ पाकिस्तान रेगुलेटरी एनवायरमेंट। ठीक है, अब रेगुलेशन जो बार बार बात की जाती है कि भाई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं पर कंप्रोमाइज होते हुए नजर आ रही है। बात ये नहीं है कि रेगुलेशन या डी रेगुलेशन नहीं होने चाहिए या होने चाहिए, बात ये है कि इनकी प्रॉपर जो है वो कह लेके ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस और जस्टिस होना चाहिए। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रेगुलेशन आप बहुत सारे बनाएंगे तो यहां पर ट्रांसपेरेंसी होगी, नहीं। रेगुलेशन आपके कम हो लेकिन ट्रांसपेरेंट हो, वर्केबल हो, काम करते हो, ठीक है, उनको इंप्लीमेंटेशन की जा सके और सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सके, उसे आपकी कंपनीज रन हो सके, इंडस्ट्रीज आपकी डेवलप हो सके, माशरे को चलाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ट्रैफिक कवानीन है, अब ट्रैफिक कवानीन के ऊपर हेलमेट के ऊपर है 5000 अगर आप यहां पर लगा दें, एक गरीब आदमी है वो दिहाड़ी यहां पर कर रहा है 300 या 400 की या 1000 की, तो वो 5000 कैसे देगा? ठीक है, यहां पर सेफ्टी के लिए जो है वो क्या है, पहनना चाहिए हेलमेट, वाकई पहनना चाहिए, सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनना चाहिए। बात कर रहे हैं फाइन की। अब यहां पर क्या रहा है, एक इंसान है, एक बंदा है, वो अपनी बाइक से एक घर से निकल थोड़ा सा मार्केट तक गया, 1 किलोमीटर भी नहीं गया। अब कहने को तो ये भी कह सकते हैं कि भाई यहां पर इसका हो सकता है एक्सीडेंट, फिर क्या करेंगे? अब देखे ना इस तरह, तो भाई ऐसा नहीं होता कि देखो
हेलमेट वगैरह पहनना बहुत जरूरी है, इसको पहनना भी चाहिए। लेकिन बात करें कि जो यहां पर इतना फाइन बढ़ाया जा रहा है 5000 है, वो कैसे पे करेगा यार वो? ठीक है, जो बंदा 1000 पे अपनी मिस्टेक नहीं एक्सेप्ट कर रहा, वो 5000 पे कैसे करेगा? ठीक है, तो ये भी चीज है। तो इस तरह जो है यहां पर क्या किया जाता है, ये रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सख्त रेगुलेशन भी जो है वो कह लेके यहां पर जो है वो नहीं होने चाहिए। ये भी एक चीज है। और बहुत ज्यादा सख्त रेगुलेशन की वजह से आपके आज इनफॉर्मल इकोनॉमी आपकी बढ़ती जा रही है, सबसे बड़ी रीजन जो है। ठीक है, तो आई होप आपने यहां पर अंडरस्टैंड किया होगा। आइडियोलॉजी आउटकम्स, सबसे पहले रेगुलेशन बनाने में पॉलिटिकल जो है इंटरेस्ट नहीं होने चाहिए, सियासी मफादात से हटकर जो है यहां पर जो फोकस करना चाहिए वो प्रैक्टिकल एविडेंस के ऊपर करना चाहिए और मार्केट एफिशिएंसी, मार्केट की कारकर्दगी को देखते हुए रेगुलेशंस को बनाना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। ठीक है, ओवर रेगुलेटेड येट अंडर इनफोर्स की बात की जाए, देखे पाकिस्तान फॉर्मल इकोनॉमी सफर्ड फ्रॉम द एक्सेस। अब देखो प्रोसीजर रेड टैप, अब जो यहां पर फॉर्मल इकोनॉमी वाले इंस्टीट्यूशंस है या इंडस्ट्रीज है, अब वो क्या कर रहे हैं, यहां पर उनको बहुत ज्यादा जो है यहां पर रेगुलेशंस का सामना करना पड़ता है, कवानीन का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, वो भी ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं और इन्फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ हमना शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा लॉस है। तो भाई रेगुलेशन होने चाहिए, लेकिन ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। ठीक है, उसके अलावा अगर देखा जाए, अब यहां पर इसके साथ इनफॉर्मल हैजर्ड्स की बात की जाए, यहां पर क्वैक्स जाली डॉक्टर बैठे हुए, जाली डिग्री लेकर, देख ले, उनके ऊपर कोई यहां पर कवानीन देखने को नहीं मिलेंगे, रेगुलेशन देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, रेगुलेशन है भी तो वो बचकर काम कर रहे हैं यहां पर। उसके बाद अगर देखा जाए काउंटरफीट ड्रग्स की अगर बात की जाए, तो यहां पर कह ले जाली जो ड्रग्स बनाई जा रही है वो भी है, यहां पर एक बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद अनसेफ यहां पर बिल्डिंग, ठीक है, तो यहां पर वो भी बिल्डिंगें भी हमें देखने को मिल रही जो अनसेफ है, लेकिन फिर भी क्या क्या चल रहे है ना, यहां पर रेगुलेशन किधर गए। तो कवानीन होने चाहिए, लेकिन ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो है उठाए और यहां पर कवानीन बना दिए। ठीक है, टू एस्केप स्टेट ओवरसाइट एंटायरली। उसके बाद है ड्राइविंग इनफॉर्मल इकोनॉमी। रेगुलेशन जितने ज्यादा यहां पर बढ़ते जाएंगे, उसकी वजह क्या होगी, लोग इनफॉर्मल इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। सबसे बड़ी अगर तो कोई रीजन एक देखी जाए ना, बहुत सारी रीजन में से वो एक ये भी है कि रेगुलेशंस का बेतहाशा होना, कवानीन का बेतहाशा होना। बार बार आप टैक्स लगाए जा रहे हो, बार बार सुपर टैक्स लगाए जा रहे हो, बार बार लाइसेंस वगैरह A to Z चीज है, जितना भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, तो लोग फिर क्या करेंगे, इनफॉर्मल इकोनॉमी की तरफ जाएंगे ना। ये चीज बेसिकली यहां पर कही जा रही। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड रेगुलेटरी जो है यहां पर कैप्चर की। देखें 25 साल पहले सन 2000 के अंदर अगर यहां पर देखा जाए, तो कुछ जो है यहां पर कह ले के कवानीन या कह ले के यहाँ पर रेगुलेशंस बनाए गए। अब वो किस तरह बनाए गए कि एक ही वजारत को यहाँ पर दे दिया गया कि उसने ही पॉलिसीज बनानी है, उसने ही लॉ मेकिंग करनी है, उसी ने ही उसको रन करना है, उसी के जरिए जो सिटीजन्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। तो एक ही कह ले कि यहाँ पर वजारत के पास सारे काम हमें देखने को मिले। तो वो 25 ईयर के बाद वो भी जो है यहाँ पर मॉडल आपका फेल हो चुका है, वो भी मॉडल आपका फेल हो चुका है। भाई एक के पास सारा कुछ रहेगा, इख्तियारात रहेंगे, तो यहां पर मैनिपुलेशन हो सकती है, तो इसको उठाकर बाहर फेंको। ठीक है, तो फिर उसको हटाया गया। अब ये चीज है ना, जब आप देखें अब एक ही वजारत है, वो भी अपनी पॉलिसी बना रही है, वो ही सब कुछ चला रही है, वो ही हैंडल कर रही है, तो फिर पीछे क्या बचा, बाकी तो यहां पर ट्रांसपेरेंसी उसके ऊपर ना चेक एंड बैलेंस भी नहीं है, तो ये चीज भी है। तो ये मॉडल भी यहां पर फेल होता हुआ हमें नजर आया। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए यहां पर पॉलिसी है, स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज है, कमर्शियल ऑपरेशंस है, ये सारी चीजें बेसिकली यही कर रहे हैं। लाइक हमारे पास नेप्रा और ओगरा, जिस तरह हमें यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो है यहाँ पर ओवरसाइट देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नेप्रा और ओगरा की एग्जांपल रहेगी। उसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस भी रहती है यहाँ पर, कि जो यहाँ पर रेगुलेशंस आगे फर्दर जो है वो डिवाइड करने चाहिए, सॉरी आगे फर्दर जो है प्रोवाइड करने चाहिए, शिफ्ट करने चाहिए, सॉरी, तो वो यहाँ पर नहीं किया जाता। यहाँ पर क्या होता है कि ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है यहाँ पर, कि फेडरल मिनिस्ट्रीज है जितने भी यहाँ पर हैव रिफ्यूज टू सीड एक्चुअल अथॉरिटी, सिवियरली वीकनिंग रेगुलेटरी ऑटोनॉमी। तो इससे क्या होता है, जो रेगुलेटरी ऑटोनॉमी है वो यहाँ पर क्या होती है, आपकी कंप्रोमाइज हो जाती है। और वजह क्या होती है यहाँ पर, सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, तो कहीं कहीं पे हमें यह भी रोल हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद है यहाँ पर फ्लॉड इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस की अगर बात की जाए, देखें अब रेगुलेटरी एजेंसीज के अंदर यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट की जाती है, वहां पर निपोटिज्म और फेवरेटिज्म देखने को मिलेगी, मेरिटोक्रेसी आपकी देखने को नहीं मिलती।
तो नहीं देखने को मिलेगी तो आपका फिर जो है यहाँ पर जो रेगुलेशन, क्या फायदा उसको बनाने का। एक तरफ तो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आ रही हैं, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर किस चीज की आ रही है, यहाँ पर जो है वो कह लेके लैक ऑफ मेरिटोक्रेसी, तो ये चीज भी है। तो वहां पर जो जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होने चाहिए इकोनॉमिक्स के अंदर, एनर्जी मार्केट्स के अंदर, लॉ के अंदर या इंजीनियरिंग के अंदर, वो यहाँ पर रेगुलेटरी एजेंसीज के या अथॉरिटी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि क्या देखेंगे यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी, जितने भी आपको रिटायर्ड है उनको यहाँ पर मराद दी जा रही है, उनको यहाँ पर जो है वो तैनात किया जा रहा है, अपॉइंट किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी ये चीज भी है। ब्लूप्रिंट फॉर रिस्ट्रक्चर ओगरा की अगर बात की जाए, देखे ओगरा को कैसे रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है। देखे सबसे पहले प्राइस डीरेगुलेशन की बात की जाए तो प्राइस जो है यहाँ पर जो फिक्स करती है ना ओगरा, इससे ये तो वापस लेना चाहिए प्राइस वाला। इसका काम क्या होना चाहिए, जो ओगरा वाला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जितनी भी रिफाइनरीज है पाकिस्तान के उनकी एफिशिएंसी को देखे, पाइपलाइंस को देखे, यहाँ पर टर्मिनल यूटिलाइजेशन को यहाँ पर देखे, स्ट्रेटेजिक फ्यूल रिजर्व को यहाँ पर इसको देखना चाहिए, और सप्लाई इकोसिस्टम डिजिटलाइजेशन जो है यहाँ पर इसको कंट्रोल करना चाहिए, इसको देखना चाहिए। किसका काम होना चाहिए, ओगरा का। अब ओगरा यहाँ पर प्राइसेस सेट कर रही है, यहाँ पर वही आपका सारा कुछ, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। अब ये चीज यहाँ पर एग्जांपल दी जा रही है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, तो देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपने जो यहाँ पर रेट जो है वो फिक्स नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो इसी तरह जो है यहाँ पर क्या करेगा, ये भी ओगरा को भी जो यहाँ पर प्राइस जो ये इसको दी प्राइस फिक्स करने की जो पावर दी गई उसको वापस लेना पड़ेगा। बाकी चीजें जो इसका फोकस्ड एरिया है उनके ऊपर इनको काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद है ब्लूप्रिंट फॉर द रिस्ट्रक्चर नेपरा को। नेपरा आपको पता है पावर सेक्टर के लिए, और ओगरा आपका ऑयल एंड गैस के लिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो नेपरा क्या करेगा, नेपरा के लिए भाई जो सबसे पहले वही है प्राइस जो ये फिक्स करती है बिजली की प्राइसेस, इससे वापस लेना चाहिए। यहाँ पर काम क्या होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले अगर इसका शिफ्ट फोकस देखना चाहिए, देखे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या, यहाँ पर एक तो यहाँ पर जो है कह लेके द स्टेट मस्ट फुली इंप्लीमेंट द कॉम्पिटिटिव ट्रेडिंग बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मार्केट। जो यहाँ पर एक जो हमें यहाँ पर बायर देखने को मिल रहा है ना, इसको बोला जाए मल्टीप्लायर जो मल्टीपल जो है यहाँ पर बायर की तरफ इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रेमवर्क इनेबलिंग मल्टीपल जो प्राइवेट बायर्स, ठीक है, सेलर्स टू ट्रेड इलेक्ट्रिसिटी ओपनली। उसके बाद है शिफ्ट एंड फोकस, क्या करना चाहिए, नेपरा का काम क्या होना चाहिए, मार्केट सर्विलियंस होना चाहिए, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देखना चाहिए कि ट्रांसमिशन लाइंस ठीक है, सही चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, इस तरह कंप्लायंस। उसके बाद है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यहाँ पर देखना चाहिए। ग्रिड न्यूट्रलिटी, ग्रिड के ऊपर इनका फोकस होना चाहिए, ग्रिड को भी देखना चाहिए। तो ये नेपरा का काम है, बजाय इसके को वो प्राइसेस सेट कर रही है, ठीक है। तो प्राइसेस वाला जो काम है और का पास, इसकी वजह से असरात क्या हो रहे हैं, सर्कुलर डेट आपका बढ़ता जा रहा है, एनर्जी प्राइसेस आपकी बढ़ती जा रही है, तो ये नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है इसका, ठीक है। ओगरा और नेपरा दोनों यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई इनका जो यहाँ पर ले प्राइसेस वाला, तो कहीं ना कहीं चीजों को जो है वो सेट किया जा सकता है, ठीक है। ऑपरेशनल सॉरी डिस्कोस की यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन की बात करें, भाई प्राइवेटाइज करना हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, लेकिन उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लेकर आना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो एक चीज ये भी है। उसके अलावा अगर देखा जाए ऑपरेशनल एंड गवर्नेंस ओवरऑल की बात की जाए तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले प्रोफेशनल बोर्ड स्ट्रक्चर, कि जो भी यहाँ पर बोर्ड बनाया जा रहा है, एजेंसी बनाई जा रही है, अथॉरिटी बनाई जा रही है, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए। यहाँ पर जो है टेक्निकल एक्सपर्ट होने चाहिए, इकोनॉमिक्स के, लॉ के, इंजीनियर के, जितने भी हमारे कह के फील्ड के रिलेटेड है वो सारे, ठीक है। तो एक्सपर्टीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा अगर देखा जाए यहाँ पर मैनेजमेंट सेपरेशन भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, अगर रेगुलेशन या डीरेगुलेशन को अगर बेटर बनाना है, ठीक है। लेकिन बात वही है कि यार डीरेगुलेशन या रेगुलेशन का असल मसला नहीं है, मसला आता है यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का, इसको सही से मनज़म नहीं किया जाता, यहाँ पर मसला आता है। उसके बाद है मेरिट बेस्ड कैपेसिटी बिल्डिंग, तो यहाँ पर वो मेरिट जो हमें यहाँ पर पीछे हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर नेपोटिज्म है या फेवरेटिज्म है, जहाँ पर टोटली जो आपकी ब्यूरोक्रेसी रिटायर्ड आपको देखने को मिलेगी, तो उनको यहाँ पर हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक्सपर्ट जो है लेकर आने पड़ेंगे और टेक्निकल एक्सपर्ट लेकर आने पड़ेंगे जिसकी जरूरत है, ताकि जो एनर्जी क्राइसिस वाला इशू उसको भी खत्म किया जाता है, पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़े उसको भी ठीक किया जा सके, ठीक है। तो रेगुलेशन बेसिकली यहाँ पर कह लें कि जो लोग यहाँ पर डरते हैं और इनफॉर्मल इकोनॉमी यहाँ पर बढ़ती जाती है, रेगुलेशन का पर्पज ये होना चाहिए यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, यहाँ पर फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करे, ना कि यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर लोग डर के मारे जो है वो बिजनेस ही स्टार्ट नहीं कर रहे या इनफॉर्मल इकोनॉमी की तरफ जा रहे। सबसे बड़ा जो आपका सेक्टर है वो कौन सा है इनफॉर्मल इकोनॉमी के अंदर, रियल एस्टेट का, जो कैश ऑन यहाँ पर बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है। तो यही चीज है बेसिकली रेगुलेशन और डीरेगुलेशन की जो बात की जा रही है, तो आप ये पॉइंट्स जो है ऐड कर सकते हैं। बाकी मैंने चीजें ऐड नहीं की हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट थी जो आप लाजमी ऐड करेंगे।
सेकंड टॉपिक है हमारा पता क्रैक डाउन ऑन द हिजाब। आपको पता है कि यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि भाई मेल लीड सॉलिडारिटी हमें देखने को मिल रही है और वुमेन्स राइट्स के लिए जो है यहाँ पर डिफेंड किया जा रहा है। अफगानिस्तान का जो वेस्टर्न सिटी है बेसिकली हेरत, वहाँ पर इसकी बात की जाए तो ये आपके पास एक केस स्टडी रहेगा, इसको आप लाजमी ऐड करेंगे, ठीक है। कैटलिस्ट की बात की जाए तो प्रोटेस्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड वाया सोशल मीडिया एंड चैनल। आपको पता है जब से यहाँ पर सोशल मीडिया आया है, कह ले कि यहाँ पर लोगों को यहाँ पर कह ले के हाथ में ताकत आ गई है कि वो बोल सकते हैं, वो अपने ओपिनियन का इजहार कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर सोशल मीडिया देखें कितना अफगानिस्तान के अंदर कितने रिस्ट्रिक्शंस हमें देखने को मिल रही, कहीं ना कहीं पर सोशल मीडिया काम आ रहा है ना। अरब स्प्रिंग आपका हुआ, फोर्थ फेज ऑफ डेमोक्रेसी, तो किसका यहाँ पर रोल था? सोशल मीडिया का। कॉकरोच जनता पार्टी बनते हुए नजर आई इंडिया के अंदर, किसकी पावर थी यहाँ पर? सोशल मीडिया की पावर थी। तो ये सोशल मीडिया की पावर है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू रिसेंट अग्रेसिव क्रैकडाउन बाय तालिबान मोरालिटी पॉलिस, तो बार बार जो मोरालिटी पॉलिस की तरफ से यहाँ पर तशद्दुद वगैरह भी किया जा रहा है प्रोटेस्ट वगैरह के ऊपर, ठीक है। वायलेंट रिप्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पर वाइल पब्लिक तालिबान पुलिस ऑफिशियली डिसमिस द रैली एज वेल डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ये तो आपको पता है कि जब प्रोटेस्ट होंगे तो इसके ऊपर तो यहाँ पर कह ले के रिस्ट्रिक्शन वगैरह होंगे। होम ग्राउंड रेजिस्टेंस एक्सटर्नल इम्पोजिशन की अगर बात की जाए, देखें ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की बात की जाए तो देखें ऑथर एम्फेसाइजेस दैट अफगानिस्तान फंडामेंटली नीड्स अ डोमेस्टिक होम ग्राउंड मूवमेंट टू सक्सेसफुली सिक्योर वुमेन राइट्स। जितनी देर तक डोमेस्टिकली लोग यहाँ पर नहीं उठेंगे, अपनी वॉइस को जो है रेज नहीं करेंगे, उतनी देर तक जो है यहाँ पर तब्दीली नहीं आ सकती। अफगानिस्तान के अंदर विमेंस एजुकेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगे ही, ठीक है। तो ये भी है रिजेक्टिंग एलियन वर्ल्ड वाइड व्यू। उसके बाद है यहाँ पर अगर देखें अब अफगान सोसाइटी हैज ट्रैप्ड बिटवीन रिज्ड। सबसे पहले एक्सट्रीम कंजर्वेटिज्म हमें देखने को मिलता है तालिबान की, ठीक है। ऑर्थोडॉक्सी देखने को मिलती है, सबसे बड़ी तो एक ये चीज़ है। दूसरा जो है यहाँ पर जो आर्टिफिशियल है और एलियन सोशल फ्रेमवर्क इम्पोर्टेड ड्यूरिंग 20 ईयर अमेरिकन ऑक्यूपेशन, जो यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर जो यहाँ पर जो यहाँ पर कह ले के बढ़ाया जा रहा था या यहाँ पर कह ले के अप्लाई किया जा रहा था, वो यहाँ पर कह ले के अफगान तालिबान जितने भी हैं गवर्नमेंट वो उसको जो है अप्लाई करने के ऊपर बिल्कुल भी राजी नहीं। तो यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो ऑर्थोडॉक्सी देखने को मिल रही है, दूसरा हमें यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर जो यहाँ पर 20 ईयर अमेरिका रहकर गया है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं डेवलप कर रहा था, वो भी डेवलप होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ठीक है। एक चीज़ तो ये भी है द पावर ऑफ लोकल एजेंसी, चलो वो नहीं भी डेवलप होता था एटलीस्ट ये तो होकर एजुकेशन वुमेन को मिलनी चाहिए। द क्रूशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन पास्ट रिफॉर्म्स एंड हेरिट रैली लाइज इन द हु इज डिमांडिंग चेंज, ठीक है। तो चेंज की डिमांड कर रहे हैं हेरिट के अंदर, जो अभी हम प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे, ठीक है। अब बात करते हैं लॉन्ग रोड टू अफगान सेल्फ डिटर्मिनेशन। देखें एक चीज़ तो है कि आपको जो है अगर नेशन की अगर डेस्टिनी को चेंज करना है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर डोमेस्टिकली जो है वो कह ले के वॉइस को रेस करना चाहिए, राइट्स के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए जो अपनी बात करनी चाहिए, उसके लिए डिफेंड करना चाहिए, जिस तरह अभी मेल ने यहाँ पर किया वुमेन राइट्स के लिए, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फ्यूचर के अंदर इसी तरह पॉसिबिलिटी नज़र आ सकती है कि अगर यहाँ पर डोमेस्टिक लेवल के ऊपर अगर प्रोटेस्ट की वगैरह किए जाए और फाइट की जाए फॉर, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर किसी, देखिए डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, हमारा पर्पज़ किसी को उकसाना नहीं है, हमारा पर्पज़ है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। वुमेन राइट्स की हम बात करते हैं कि वुमेन राइट्स मिलने चाहिए यहाँ पर, ठीक है। उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनको भी बोलने का हक है, उनको भी यहाँ पर जीने का हक है, उनको भी यहाँ पर एजुकेशन हासिल करने का हक है बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ है, हम यहाँ पर इस वे से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, हमारे पास लास्ट हमारे पास रहने वाला है, ये है हमारे पास वोकैब। और आपको पता है कि वोकैब हम डेली बेसिस के ऊपर लाजमी डिस्कस करते हैं, ठीक है। और आप जो है यहाँ पर अपनी नोटबुक के अंदर जो है वो वोकैब की जितने भी हम डिस्कशन कर रहे हैं वोकैब की, वो सारी आप ऐड करते जाएंगे, सिनोनिम्स भी और एंटोनिम्स। इस तरह आपके मंथली आप देखेंगे कि आपके किस तरह वोकैब जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर वर्ड रहने वाला है वो है एडिफिस। एडिफिस मीन्स क्या होता है? बेसिकली अ लार्ज एंड इंप्रेसिव बिल्डिंग, कॉम्प्लेक्स सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है, या इंस्टीट्यूशन, एक मजबूत ढांचे को बोल सकते हैं, या एक कह ले के मजबूत इमारत को भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा? स्ट्रक्चर या बिल्डिंग। ऑपोजिट क्या बनेगा? रूइन या रैकेज, आप इसको बोल सकते हैं। सेकंड वर्ड हमारे पास बहुत ईजी वर्ड है सक्सेंट। सक्सेंट मीन्स क्या होता है? एक्सप्रेस्ड क्लियरली इन अ फ्यू वर्ड्स, बेसिकली मुख्तसर बोलने को बोला जाता है, ठीक है, लेकिन वाजे तौर पर बोलना, जो भी बोलना वाजे बोलना लेकिन मुख्तसर बोलना, ठीक है। तो सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा? कंसाइज या ब्रीफ। ऑपोजिट क्या बनेगा? वर्बोस या लेंथी, आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर? ब्यूकॉलिक, बहुत इजी वर्ड है। ब्यूकॉलिक मीन्स होता है रिलेटिंग टू द प्लेजेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री साइड, बेसिकली देहाती जिंदगी का मतलब है जहाँ पर पुरसुकून जिंदगी गुजारी जाती है, रूरल या पेस्टोरल। ऑपोजिट क्या बनेगा? अर्बन या मेट्रोपॉलिटन।
नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर कैलमनी, बहुत इजी वर्ड है बेसिकली। अब फॉल्स और मैलिशियस स्टेटमेंट इंटेंडेड टू डैमेज रेपुटेशन, होता है क्या कि किसी के ऊपर खुलम खुला जो है बहतान लगाना या इल्ज़ाम लगा देने को बोला जाता है, ठीक है। सिलेंडर या डिफेमेशन, ऑपोजिट क्या बनेगा हमारे पास, प्रेज या कंडमनेशन आप इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, फ्लाउट। फ्लाउट मीन्स क्या रहेगा बेसिकली, टू ओपनली डिसरिगार्ड और डिसओबे रूल और कन्वेंशन। बेसिकली क्या होता है, खुल्लम खुला जो है यहाँ पर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने को बोला जाता है, ठीक है। डिफाई या डिसरिगार्ड, ऑपोजिट क्या बनेगा, ओबे या कंप्लाई। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, हेल्सियन। हेल्सियन बहुत इजी वर्ड है बेसिकली, पीसफुल को बोला जाता है यहाँ पर, अमन सुकून को, हैप्पी खुशी, प्रॉपरेस, ठीक है। उस प्रॉपरेस, उसके बाद हमारे पास ट्रैंक्विल या प्रॉस्परेस आप इसको बोल सकते हैं। ऑपोजिट क्या बनेगा, टर्बुलेंट या ट्रबल्ड आप इसको बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, तो ग्रैंडिलिक्वेंस क्या होता है हमारे पास, पॉम्पस या एक्सट्रावेगेंट स्पीच और राइटिंग को बोला जाता है। मुगालबा अमेज जो यहाँ पर गुफ्तगू होती है बेसिकली, ठीक है। पोर्तकल्लफ तो पॉम्पसिटी बोल सकते हैं या रेटोरिक, ऑपोजिट क्या बनेगा, सिंप्लिसिटी या प्लेननेस आप इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, लस्ट्रियस, बहुत इजी वर्ड है बेसिकली, शाइनिंग विद द सॉफ्ट ग्लो, ठीक है, इंप्रेसिव या अट्रैक्टिव, ठीक है। उसके बाद रेडिएंट, ग्लो करने को बोला जाता है यहाँ पर, ग्लीमिंग। ऑपोजिट क्या बनेगा, डल या लैकलस्टर बोल सकते हैं। ये आपका ऑलरेडी जो है वन पेपर के अंदर पूछा जा चुका है, तो ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर देखा जाए क्वाम, क्वाम मीन्स क्या रहेगा यहाँ पर, फीलिंग ऑफ डाउट, शक वाली जो यहाँ पर एहसास होता है शक वाला, उसको बोला जाता है। तो यहाँ पर ज़मीर की खलश भी बोल सकते हैं, अनईजीनेस और मॉरल हेजिटेशन, ठीक है। मिस गिविंग या हेजिटेशन, ठीक है, हिचकिचाहट। ऑपोजिट क्या बनेगा, सर्टेनिटी या कॉन्फिडेंस। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, सुपरसेड मीन्स क्या रहेगा यहाँ पर, टू रिप्लेस समथिंग ऑल्डर या इन्फीरियर, ठीक है। क्या करना, बदल देना, यहाँ पर रिप्लेस कर देना, डिस्प्लेस कर देना। ऑपोजिट क्या बनेगा, रिटेन या प्रिजर्व। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।